वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ जियोग्राफी लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 7th। इसके पहले हम लोगों ने तीनों चैप्टर रिवाइज कर लिए। जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था चेंजिंग आवर अर्थ, आज पढ़ेंगे एयर। ठीक है, चेंजिंग आवर अर्थ में हम लोगों ने मेनली लिथोस्फेरिक प्लेट्स मतलब लिथोस्फेयर का पोर्शन देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसका कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, ऑल अदर 0.04%। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे प्लेंटीफुल क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पॉइंट? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, जबकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट दे कांट टेक डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कहाँ से इनको नाइट्रोजन मिलता है? बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से लेता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड रूट ऑफ प्लांट टूक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। ये एयर से नाइट्रोजन बैक्टीरिया लेता है और इसका फॉर्म चेंज करता है, उस फॉर्म में चेंज करता है जिस फॉर्म में फिर प्लांट को ये नाइट्रोजन हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो मतलब प्लांट इनडायरेक्टली बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एवरीवन नोज, तो वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हमारे इन्वायरमेंट का एक बैलेंस है, हमारे नेचर का एक बैलेंस है कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और CO2 प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी उसके स्ट्रक्चर का मेन पोर्शन आप यहाँ से देखें डिटेल में। कौन कौन सी लेयर है? सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर तक की रेंज में होता है, 13 तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, 13 तक क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद उसके ऊपर लेयर कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड करता है। उसके ऊपर है मीजोस्फेयर, ये लगभग 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, ये 105 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ऑलमोस्ट थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर तक रहता है। ये सब 105 तक आयनोस्फेयर, ये आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसी में ही आयनोस्फेयर होता है और 400 किलोमीटर के ऊपर जो भी कुछ है वो एक्सोस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का डिवीज़न है। बारी बारी से सारे स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा स्फेयर है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है? सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं। रेनफॉल यहीं पे होती है, फॉग यहीं पे बनता है, क्लाउड यहीं पे बनता है। क्लाउड यहीं बनता है तो यहीं से रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर तक होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड। यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होता, इसी वजह से ये एरोप्लेन को फ्लाई कराने के लिए सबसे सूटेबल लेयर होती है। ठीक है, एरोप्लेन जो होते हैं यहीं फ्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें होता है ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। यही ओजोन लेयर है जो हमें सन की यूवी रेज से बचाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इसमें मेटेरियाइट्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं। जो स्पेस से मेटेराइट्स आते हैं वो अर्थ पे भी रीच करने वाले होते हैं, बट वो पहले म्यूजोस्फेयर में क्या कर जाते हैं? बर्न कर जाते हैं, फिर उनके अवशेष, उनके जो रिमेन्स हैं वो अर्थ पे गिरते हैं। ठीक है, इससे कभी कभी अर्थ पे मेटेोरिटिक लेक भी बन जाती है। ठीक है, जहाँ पे अर्थ के पोर्शन में गिरता है। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर जो है ये 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर सब थर्मोस्फेयर है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे बीच में एक आयनोस्फेयर आता है जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कैटायन एंड आयंस, अगर आपको थोड़ा पता होगा तो। अगर आयंस है तो फिर यहाँ पे मतलब केमिकल कुछ रिएक्शंस होंगे, फिर यहाँ पे अब वो होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, इंक्रीज करने वाला होता है। ठीक है, और किस वजह से? आयनोस्फेयर के पोर्शन की वजह से। और ये थर्मोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि रेडियो ट्रांसमिशन यहीं पे होता है। जो हम लोग का रेडियो
ट्रांसमिशन है वो कौन से स्फीयर से होता है, थर्मोस्फीयर से। जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं रेडियो सिग्नल्स वो थर्मोस्फीयर में जाके फिर वो सरफेस पे आते हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर पिंक सैटेलाइट से जाते हैं, फिर वो कहाँ आते हैं, अर्थ पे आते हैं, रिसीव करता है वहाँ पे थर्मोस्फीयर में, फिर वहाँ से ट्रांसमिट होते हैं और दूसरे अर्थ के दूसरे पोर्शन पे, ठीक है। तो रेडियो ट्रांसमिशन कौन से स्फीयर में होता है, थर्मोस्फीयर में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है और जैसे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रेडियो ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है थर्मोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में मेटेराइट्स बर्न होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजो मेटो थोड़ा मैच करता है तो ये गेस भी हो जाता है, ठीक है। ऑल शुड बी लर्न। एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर है, खत्म। यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है एक्सोस्फीयर में, ठीक है। ये हो गए सारे पोर्शन। टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर। तो हॉटनेस जो है हमारे यहाँ जो हमें हॉटनेस फील होती है या फिर जो हमें कोल्डनेस फील होती है वो कितनी डिग्री पे फील हो रही है, वही टेम्परेचर है, ठीक है। इंसोलेशन क्या होता है, द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन वही है कि जो सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है जितनी, उसकी जो मात्रा है वो है इंसुलेशन, ठीक है। अच्छा, अर्थ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पे रिसीव होती है, इक्वेटर पे, सबसे डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होगा, डिग्री ऑफ इंसुलेशन। और जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे सन की स्लैंटिंग होने लगती है रेज की, मतलब सन की रेज जो हैं वो तिरछी जाने लगती हैं, पार्शियली कम होने लगती है ना, तभी तो पोल्स बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती लगभग। टॉरिड जोन पढ़ा था आपने पिछले लेक्चर्स में, टॉरिड टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टॉरिड टेम्परेट, उसके बाद क्या था यहाँ पे जो फ्रिजिड जोन था, यहाँ पे ठंड बहुत है, मतलब इंसुलेशन की डिग्री यहाँ पे बहुत कम है। तो हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो इंसुलेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 बिलियन पार्ट ऑफ सन्स एनर्जी। बताइए, हम लोग जो है ये अर्थ पे केवल एक, ओनली 2 बिलियन का केवल 1 पॉइंट हम लोग रिसीव करते हैं, तब हमें इतनी गर्मी लगती है। तो सन की एनर्जी आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस। आगे मूव करते हैं। अब आता है एयर प्रेशर। वी डोंट इवन फील इट। हम कहते हैं कि एयर हमारे पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, बट हमें फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन से एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, किसी एक तरफ से नहीं कर रही है, एक होमोजेनियस प्रेशर लग रहा है। अगर लेफ्ट से लग रहा है तो राइट से भी लग रहा है, अप से लग रहा है, डाउन से, मतलब हर तरह से एयर प्रेशर अप्लाई करती है, तो उसका जो नेट प्रेशर हमारे ऊपर आता है वो कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता, ठीक है। डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जितना एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। हम फील नहीं कर पाते क्योंकि हर डायरेक्शन से एयर हमारे पर प्रेशर एक्सर्ट ही कर रही है, तो उसका नेट प्रेशर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज वी गो अप, जिस तरह हम ऊपर जाने लगते हैं सी लेवल से ऊपर, तो प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज। हमने पहले चैप्टर से पढ़ा था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं कि प्रेशर भी क्या होता है, ऊपर जाने पे डिक्रीज होता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत कैंडिडेट्स को। ऊपर जाने पे, हाइट पे जाने पे प्रेशर भी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। सिर्फ और सिर्फ आइनोस्फीयर में जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट्स एन एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो वर्टिकली मूवमेंट करने पे प्रेशर था। अब ऑरिजेंटली, वर्टिकली मतलब हाइट पे जाने पे, अब ऑरिजेंटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे क्या होता है, ये देखते हैं। ऑरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर। ऑरिजेंटली मतलब अर्थ सरफेस पे ही एक जगह दूसरी जगह पे एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है। यहाँ कुछ और एयर प्रेशर है, किसी और प्लेस पे कुछ और एयर प्रेशर होगा। वो डिफरेंस किस वजह से आता है, टेम्परेचर की वजह से आता है, ठीक है। अगर ऐसे एरिया जहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। और अगर एयर हीट होती है, जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर उठने लगती है। एयर हीट होगी तो एयर ऊपर उठने लगेगी, ठीक है। जब ऊपर उठने लगेगी तो नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। मतलब ऑरिजेंटली मतलब हमारे अर्थ पे जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, इन्वर्सली। और जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे क्लाउडी स्काई होते हैं और वेट वेदर होता है। इसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है,
तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर बॉडी से पानी ज़्यादा ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, तो क्लाउडी स्काई होता है, वेट वेदर होता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और लोअर होता है प्रेशर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली बात चल रही, वर्टिकली ख़त्म हो गई एक बार में। इन एरिया वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर जहाँ टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है, जैसे अब यहाँ पे एयर कोल्ड है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर नीचे बैठने लगेगी, तो इससे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा उस एरिया में। मतलब अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हाई प्रेशर, अब टेम्परेचर बहुत कम है तो कोई भी वहाँ से टेम्परेचर बहुत कम है तो रेन भी नहीं होगी ज़्यादा, अगर रेन तो वहाँ पे इवापोरेशन नहीं होगा, वाटर का इवापोरेशन नहीं होगा तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो स्काई क्या होगा, क्लियर होगा, सनी, क्लियर एंड सनी स्काई होगा। ठीक है, लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि टेम्परेचर कम है तो क्लियर स्काई क्यों है, स्काई क्लियर की बात कर रहे हैं ना, तो स्काई क्लियर क्यों नहीं होगा भाई, जहाँ बारिश होती है वहाँ कभी स्काई वेदर अगर रेनी है तो कभी वेदर रेनी कब होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे तो ऊपर जाते हैं वाटर इवापोरेट करके, तभी तो जाके वो क्लाउड बनता है, तो क्लाउड बनेगा तभी तो रेन होगी, तभी तो क्लाउडी स्काई होगा। जब रेन ही कम होगी तो मतलब क्लाउड ही नहीं बन रहा है तो सन कैसा होगा, क्लीन होगा। टेम्परेचर कम है, क्लाउड बनेगा नहीं, सन क्लीन होगा। तो डू नॉट कन्फ्यूज विद दिस पॉइंट। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, आगे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। तो एयर कोल्ड होगी तो सिंक कर जाएगी, सिंक कर जाएगी मतलब हवा बैठने लगेगी, तो वहाँ पे प्रेशर हाई क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, और यही जो एयर का मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही क्या होता है, विंड, इसी को बोलते हैं विंड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर। कितने तरह के विंड्स होती हैं, 3 तरह की होती हैं। परमानेंट विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज ब्लो कॉन्स्टेंटली। ये जो विंड्स होती हैं इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, होल ईयर एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज विंड्स होती हैं जो इक्वेटर के आसपास मूव करती हैं। ठीक है, इक्वेटर जो होता है वहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर के नीचे सेम डिग्री पे नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो विंड मूव करती है वो परमानेंट विंड्स होती हैं। ठीक है, अभी तक आप इतने जानेंगे परमानेंट जो विंड्स होती हैं उनका नाम क्या है, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। आगे ये और डिटेल में आएगा अगले क्लासेज में। ठीक है, और वो परमानेंट विंड्स को क्या बोलते हैं, द ट्रेड विंड्स। इसके बाद आती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होती हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है सीजन वाइज। ठीक है, ये जो है डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डायरेक्शन मूव करती है, इसलिए सीजनल विंड्स होती हैं। जैसे मानसून विंड्स हमारे इंडिया में आती है, हमारे इंडिया में जो बारिश होती है वो मानसून विंड से ही होती है। ठीक है, रेन वाले चैप्टर में पिछले क्लासेस के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मानसून विंड्स। तो मानसून विंड्स जो होती हैं वो सीजनल विंड्स ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लोकल विंड्स। ये होता है ये डे के हिसाब से, ये तो एक सीजन भर फ्लो करती हैं, ये पूरे ईयर फ्लो करती हैं, और ये एक एक पीरियड ऑफ डे मतलब कुछ दिन फ्लो करती है जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और ये कौन सी विंड होती हैं, जैसे लू एक स्पेशल डे जिस दिन बहुत गर्मी होती है उस दिन लू बहती है। ठीक है, लोकल विंड्स। या फिर लैंड एंड सी ब्रीज, ये तो बहुत खूबसूरत होती है, जो सी के किनारे हवाएं बहती हैं। ठीक है, ये किसी सुहाने मौसम के दिन बहती हैं, मतलब अच्छे मौसम के दिन बहती हैं। लू जो होता है, लू, ये सब लोकल विंड्स है, मतलब 1 दिन 2 दिन ये फ्लो करेंगी, इनका कोई फिक्स नहीं है कि इतने महीने फ्लो करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 3 तरह के विंड्स होते हैं। परमानेंट विंड्स जो होल ईयर सेम डायरेक्शन में फ्लो करती हैं कॉन्स्टेंटली। सीजनल विंड्स जो सीजन वाइज फ्लो करती हैं, जैसे मानसून विंड्स। लोकल विंड्स जो किसी एक पर्टिकुलर डे पे फ्लो करती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो लू फ्लो करती है, या फिर सी के किनारे सी ब्रीज फ्लो करती है। ठीक है, विंड के ये पोर्शंस हो गए। इसके बाद आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर से ही बनते हैं क्लाउड से ही होता है रेनफॉल। पढ़ते हैं इसको। मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वाटर वेपर इवापोरेट हो गया, वाटर वेपर बना, अब वो एयर में मिक्स हो गया और वो क्रिएट करता है ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर, उसी को बोलते हैं मॉइस्चर। हवा में नमी है जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत चिपचिपा सा मौसम होता है ये। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न एरियाज़ में जून जुलाई के जो मौसम होते हैं इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो मॉइस्चर जब ऊपर जाके इकट्ठा होने लगते हैं ट्रोपोस्फेयर में, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो क्लाउड्स बनाते हैं, मासेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि अब उनका वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं होता, वो ब्रेक होना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, अब उनका लोड संभालता नहीं है, तब वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर उनसे क्या होती है, रेनफॉल।
तीन तरह की रेनफॉल होती है, एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एक साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, जब बहुत वार्म एयर जो होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है, बहुत वार्म एयर ऊपर उठी से मॉइस्चर के साथ में क्लाउड बनाई, क्लाउड बहुत हैवी हो गया, तो अब वो क्लाउड नीचे गिरेगा एज अ वाटरफॉल प्रेसिपिटेशन। जब वो नीचे गिरेगा तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। सिंपली बहुत टेम्परेचर है तो जो हाइड्रोस्फेयर है वहाँ से वाटर इवापोरेट होकर ऊपर बढ़ा क्लाउड बना, क्लाउड हैवी होते तो इतना हैवी हो गया कि अब वो प्रेसिपिटेशन उसका शुरू हो जाएगा, अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के नीचे गिरेगा, दैट्स कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जब हवा में नमी होती है, जो मॉइस्ट एयर होता है, जो माउंटेन्स पे ये मॉइस्ट एयर जो है जब ऊपर जाता है तो किसी माउंटेन से टकरा गया, ठीक है, ऊपर जाके क्लाउड बना, और या फिर ऊपर जाके किसी माउंटेन से टकरा गया तो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। मेनली ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारे इंडिया में मेनली ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होती है। इसके बाद आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये रेनफॉल कब होती है, जब वार्म एयर ऊपर उठती है और नीचे कोल्ड एयर आने लगती है, क्लाउड्स बने और एक क्लाउड जब कोल्ड एयर से टकरा जाते हैं तो क्या होता है, कोलिजन। और इस ये जो रेनफॉल तब जब इनके कोलिजन से जब जो रेनफॉल होता है वो क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो कितने रेनफॉल हो गए, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एज अ ब्लैंकेट एक एयर होती है जो जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक बार आप लोग देख लें अगर जिसको भूल गया है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं थियोरी में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है सबको पहले से ही पता है, जो CO2 होता है एज अ ब्लैंकेट वर्क करता है, एनर्जी को जाने नहीं देता है, अर्थ पे जो हीट आती है उसको बाहर नहीं जाने देता है, एज अ ब्लैंकेट काम करता है, तो ये बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। मतलब हमारी एनर्जी को सेव करके रखता है, ठीक है। कभी कभी इतना ज़्यादा सेव कर लेता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं CO2 को थोड़ा कम किया जाए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब एक लेवल ज़्यादा बढ़ने लगे तो नुकसान भी करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितने टाइप की होती है, अभी हमने पढ़ा कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। उसके बाद आता है लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कौन सी लेयर है जो क्लाउड फ्री है, जहाँ पे प्लेन्स उड़ती हैं, वो कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर क्या होती है, फ्री फ्रॉम क्लाउड, तभी यहाँ पे क्या उड़ती है, प्लेन्स, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद आता है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन द सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो एनर्जी सन की एनर्जी अर्थ में आती है, अर्थ जो उसको इकट्ठा कर पाती है, जो एनर्जी अर्थ समेट ले पाती है, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं लौट जाती हैं, जो अर्थ में रह जाती हैं, वो क्या होती है, इंसोलेशन। सबसे ज़्यादा एनर्जी सोलर एनर्जी कहाँ रिसीव होती है, इक्वेटर पे, सबसे कम कहाँ रिसीव होती है, पोल पे। इंसोलेशन इक्वेटर से किसी भी डायरेक्शन के पोल में जाने पर डिक्रीज होता है। ये हो गया चैप्टर 4 का रिविजन कंप्लीट, चैप्टर 4 हो गया NCERT का रिवीजन का, डिटेल्ड स्टडी हो गई। इसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको सीरीज को फॉलो करनी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।